हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट थर्ड की आज इस क्लास में हम मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टियां एनुअल लीव विथ वेजेस के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 78 टू 83 में मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टियों के प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। इन शॉर्ट वी कैन से प्रोविजंस रिगार्डिंग ALWW यानी एनुअल लीव विथ वेजेस। लेबर को या वर्कर को कुछ छुट्टियां ऐसी मिलती है जो उसे वेतन के साथ या हम यूं कहें कि विद वेजेस उसको मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोविजंस कहाँ अप्लाई होते हैं और कहाँ अप्लाई नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इस अध्याय के लागू होने के बारे में चर्चा करेंगे। तो कारखाना अधिनियम 1948 के चैप्टर 8 में यानी अध्याय 8 में मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टियों के प्रोविजंस दिए गए हैं। ये हमें याद होना चाहिए कि कारखाना अधिनियम के या फैक्ट्री एक्ट के किस चैप्टर में हमें ALWW के बारे में बताया गया है। इसमें ये कहा गया है कि यदि किसी वर्कर को किसी अन्य कानून के तहत किसी अदर प्रोविजंस के अंडर या पंच निर्णय या सेवा समझौते यानी सर्विस एग्रीमेंट के अंतर्गत छुट्टियां मिलती है तो इस प्रावधान का उसके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो फैसिलिटी उसे ऑलरेडी मिली हुई है इस प्रोविजन से उसके इंटरेस्ट पर या उसके जो राइट्स हैं उस पर कोई रिवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि उसे समझौते के अंतर्गत यानी किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत या अंडर एनी एग्रीमेंट यदि उसे लॉन्ग लीव्स मिलती है तो वह उन छुट्टियों को पाने का अधिकारी भी रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रेलवे वर्कशॉप पर इसके प्रोविजन लागू नहीं होते क्योंकि रेलवे जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो इनकी लीव से कंसर्निंग जो भी प्रोविजंस हैं वह अलग से अप्लाई होते हैं। तो रेलवे वर्कशॉप पर इसके प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। ये चीज सेक्शन 78 सबसेक्शन 1 और 2 हमें बताता है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हमने देखी। एक तो रेलवे वर्कशॉप पर इसका एप्लीकेशन नहीं होगा। दूसरा, यदि उसे किसी सर्विस एग्रीमेंट के तहत छुट्टियां मिलती है तो उसके हितों पर या उसके अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज कि यदि उसे किसी भी एग्रीमेंट के तहत या किसी जो एग्रीमेंट उसके और ऑक्यूपायर के बीच में हुआ है उसके तहत यदि उसे लॉन्ग लीव्स मिलती है तो उसके इस अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे वो छुट्टियां मिलेगी ही मिलेगी। अब इसके प्रोविजन कौन कौन से हैं, किस किस हेड में किस किस तरह के प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टियां एनुअल लीव विद वेजेस के जो सेक्शन 79 में हमें बताया गया है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में हमें बताया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रोविजंस रिगार्डिंग एनुअल लीव विद वेजेस, छुट्टियों की संख्या, नंबर ऑफ लीव्स या हॉलीडेज। अब जब हम एनुअल लीव विद वेजेस की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मजदूर को कितनी कितनी छुट्टियां इसके अंडर में मिलती है। तो प्रत्येक वर्कर ने यानी एवरी वर्कर जिसने किसी कारखाने में एक कैलेंडर ईयर में 240 दिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, या अधिक समय के लिए काम किया है तो उसे आगामी कैलेंडर वर्ष में निम्न दर से मजदूरी या छुट्टियां मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने कितना काम किया हुआ होना चाहिए, 240 डेज और मोर, 240 या उससे अधिक दिन यदि काम किया है तो उसे इस तरह की छुट्टियां मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि छुट्टियां क्या सबको बराबर मिलती है या अकॉर्डिंग टू एज मिलती है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया है कि यदि आपका वर्कर एडल्ट है तो प्रत्येक 20 दिन के काम पर एवरी 20 डेज वर्किंग पर उसे 1 लीव मिलती है, वह 1 लीव अवेल कर सकता है। और यदि वो यंग है तो उसे एवरी 15 डेज वर्किंग पर यानी प्रत्येक 15 दिन के काम पर 1 लीव मिलती है। यानी एडल्ट और यंग के जो लीव है वह एक एक है। एडल्ट को 20 डेज वर्किंग पर उसे 1 लीव मिलती है जबकि यंग को 15 डेज के वर्किंग पर उसे 1 लीव मिलती है। अब
आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जो 24 डेज हैं उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, क्या इसमें कुछ चीज़ों को जोड़ा जाएगा, कुछ को कम किया जाएगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 240 डेज का कैलकुलेशन होगा उसमें काम बंदी के जो दिन है यानी डेज ऑफ ले ऑफ, जब मजदूर की काम बंदी कर दी गई वो तो काम पर आता है लेकिन उसे काम नहीं दिया जाता है, तो वो डेज भी इन 24 डेज में 240 डेज में ऐड होंगे। और यदि फीमेल वर्कर है और उसने मेटर्निटी लीव ली है तो ऐसी लीव 12 वीक तक ऐड की जाएंगी, लेकिन 12 वीक से ज़्यादा है तो उसे ऐड नहीं किया जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, छुट्टियों की संख्या नंबर ऑफ लीव्स या हॉलीडेज अकॉर्डिंग टू एज रहेंगे। सबसे पहले एक कंडीशन अप्लाई होती है, 240 डेज या उससे ज़्यादा उसका काम करना ज़रूरी है किसी भी कैलेंडर ईयर में, और कैलेंडर ईयर आप सबको पता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक होता है। एडल्ट एवरी 20 डेज वर्किंग पर 1 लीव मिलेगी और यंग को एवरी 15 डेज वर्किंग पर 1 लीव मिलेगी। 240 डेज के कैलकुलेशन में ले ऑफ के जो डेज होते हैं उनको भी ऐड किया जाएगा, और यदि फीमेल वर्कर है और यदि वो मैटरनिटी लीव पर रहती है तो 12 सप्ताह तक जो उसकी छुट्टियां हैं वो ऐड की जाएंगी, और उससे ज़्यादा है तो उनको ऐड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है हमारा वो है 1 जनवरी के अतिरिक्त किसी अन्य तारीख से कार्य प्रारंभ करने पर, यानी वर्कर ने यदि 1 जनवरी को काम शुरू नहीं किया है, बीच में काम शुरू किया है, यानी ऑन कमेंसमेंट ऑफ वर्क फ्रॉम एनी डेट अदर देन 1 जनवरी, सेक्शन 79 क्लोज 2। सेक्शन 79 क्लोज 2 सेज एनुअल लीव विथ वेजेस का अधिकार इस तरह की कैटेगरी वाले वर्कर को भी मिलता है। जरूरी नहीं है वो 1 तारीख से ही काम शुरू करे, 1 जनवरी से ही काम शुरू करे। यदि वो 1 जनवरी के अलावा किसी दूसरी तारीख से काम शुरू करता है तो भी वह एनुअल लीव विथ वेजेस का हकदार माना जाता है, लेकिन उसने शेष बचे हुए कैलेंडर वर्ष में कम से कम 2/3 दिनों में कार्य किया हुआ होना जरूरी होता है। यानी जब वो ज्वाइन करता है तो उसके ज्वाइन करने के बाद जितने डेज बचते हैं उनका 2/3 पार्ट उसका वर्किंग होना जरूरी है, तभी वह इस तरह की लीव का फायदा ले पाएगा या इस तरह की लीव्स उसे मिल पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हटाए गए श्रमिक को सवेतन छुट्टियों की मजदूरी मिलेगी। हायर्ड वर्कर्स पे हॉलीडेज, सेक्शन 79 क्लोज 3। हटाया गया श्रमिक वो होता है जो अपनी मर्जी से काम छोड़कर नहीं जाता है, उसे हटाया जाता है। और हटाए गए श्रमिक के खाते में यदि उसकी इस तरह की लीव्स पड़ी हुई हैं जो उसने ली नहीं है, तो जिस दिन उसको हटाया जाएगा उस दिन उसे उतने जितनी लीव्स उसकी बची हुई है उतने दिन की मजदूरी उसे पे की जाएगी। और इसी तरह से यदि अनजस्टिफाइड सस्पेंशन का मामला है, यदि इस तरह से उसे हटाया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है, जो कि फेयर नहीं है, अनफेयर सस्पेंशन है उसका, तो भी यदि उसकी लीव्स बची हुई हैं उसने अवेल नहीं की है तो उतनी ही अवधि की, उतनी ही पीरियड की वेजेस पाने का हक उसका माना जाएगा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर ऑन डेथ वायलेंस सर्विस, यदि वर्कर की डेथ हो जाती है जिन दिनों वो सर्विस में है, यानी आज तक सर्विस में आया था, शाम तक आया था लेकिन कल सुबह नहीं पहुंच पाता है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके अकाउंट में इस तरह की लीव्स पड़ी हुई हैं, उसने अवेल नहीं की है, तो यदि वो खुद होता तो वो अवेल करता या उसे उसका भुगतान किया जाता। क्योंकि अब वो नहीं है तो उस केस में उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसके जो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको इस अवकाश की मजदूरी देय होगी, यानी जितने लीव्स उसकी बची हुई हैं उसकी मजदूरी उसके उत्तराधिकारियों को पे कर दी जाएगी अंडर सेक्शन 79 क्लोज 2। राइट। नेक्स्ट, छुट्टियों के दिनों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ हॉलीडेज इसको लीव्स भी बोल सकते हैं हम, सेक्शन 79 क्लोज 4। तो इसमें ये कहा गया है कि आप छुट्टियों के जो दिन हैं, जो लीव्स के डेज हैं, उसको आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ हम ये कहेंगे आधे या आधे से अधिक दिन की छुट्टी को तो पूरी छुट्टी मान लिया जाएगा। मतलब यदि मजदूर आधे दिन की छुट्टी या आधे से ज्यादा दिन छुट्टी पे रह गया तो उसे पूरी छुट्टी में काउंट किया जाएगा। लेकिन आधे से कम दिन की छुट्टी यदि उसने ली है तो ऐसी छुट्टी को काउंट नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यदि कोई लेबर आधे या आधे से अधिक दिन पूरी छुट्टी पर रहता है, मतलब जो वर्किंग आवर मान लीजिए उसके 9 आवर्स हैं या 8 आवर्स हैं, तो 8 आवर्स में से यदि वो 3 घंटे ही काम पर आता है और 5 घंटे नहीं आता है तो वो आधे या आधे से अधिक दिन की छुट्टी मानी जाएगी और उसे पूरी एक छुट्टी में काउंट किया जाएगा। इसी तरह से यदि आधे से कम दिन की छुट्टी पर रहता है, मतलब 5 बजे उसका लिविंग टाइम रहता है अपने वर्क प्लेस से, लेकिन वो 3 बजे चला जाता है, तो ऐसी केस में उस छुट्टी को या उस ड्यूरेशन को छोड़ दिया जाता है, उसे छुट्टी में काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ अर्न लीव, छुट्टियों का संग्रह। छुट्टियों का संग्रह यानी छुट्टियों को डिपॉजिट करना, उनको जमा करना। सेक्शन 79 क्लोज 5 हमें ये बताता है कि श्रमिक सभी छुट्टियां तो नहीं लेता है, जरूरत होती है तभी वो छुट्टियां लेता है, जब उसको जरूरत ही नहीं है तो वो छुट्टी नहीं लेगा। तो उपार्जित छुट्टियां अगले कैलेंडर वर्ष में मिलने वाली छुट्टियों में जोड़ दी जाती है। मतलब ये मान लीजिए आज तक उसके पास 15 छुट्टी पड़ी हुई है और अगले कैलेंडर ईयर में उसको 10 छुट्टी मिलती है, तो आज तक की जो 15 लीव्स हैं वो उसने नहीं ली है और अगले कैलेंडर ईयर में यानी जो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर है उसमें 10 उसको लीव्स मिलेगी। तो ऐसी केस में 15 + 10 हो जाएगा, यानी अब उसके अकाउंट में 25 लीव्स बोलेंगी, वो आगे कैरिड फॉरवर्ड कर दी जाती है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, एक एडल्ट के लिए 30 लीव्स को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं, और एक यंग के लिए या चाइल्ड वर्कर के लिए 40 दिन से ज्यादा यानी 40 दिन से अधिक छुट्टी को कैरी फॉरवर्ड यानी आगे नहीं ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आवेदन पत्र की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन। अब आपके पास छुट्टियां हैं, आपको ज़रूरत पड़ गई है उन छुट्टियों की और आप छुट्टी लेना चाहते हैं, तो क्या छुट्टी बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हमें मिल सकती है? आई थिंक हमें बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना छुट्टी को सैंक्शन कराए हमें छुट्टी नहीं मिल सकती। ये तो हम जानते हैं कि जब सिंपल हम किसी ऑफिस में काम करते हैं या कि हम हमारे वर्क प्लेस पे हैं तो हम हमारी मर्जी से जब मर्जी आए तब छुट्टी नहीं ले सकते। यदि हम इमरजेंसी को छोड़ दें तो हम इन जनरल सर्कमस्टांसेस अपने हिसाब से छुट्टी नहीं ले सकते हैं, हमें पहले हमारी छुट्टी को सैंक्शन करवाना पड़ता है। तो उस सैंक्शन के बारे में ये कहते हैं कि एप्लीकेशन छुट्टी लेने की तिथि से कम 15 दिन पहले दे देनी चाहिए, यानी बिफोर 15 डेज आपको रिटर्न में अपनी एप्लीकेशन मैनेजर के पास या ऑक्यूपायर के पास छोड़नी होगी सैंक्शन के लिए। लेकिन यदि आप पब्लिक यूटिलिटी या पब्लिक सर्विस वाले किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहां ये 15 डेज भी कम होते हैं और वहां आपको 30 डेज यानी 30 दिन पहले ही छुट्टी सैंक्शन करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और श्रमिक एक वर्ष में यानी एक कैलेंडर ईयर में 3 बार से अधिक इस तरह की छुट्टियां नहीं ले सकता है। मतलब एनुअल लीव विथ वेजेस यदि उसके पास पड़ी हैं तो भी वह 3 बार से ज्यादा, मतलब उसे वो छुट्टी अवेल करनी है तो वो 3 टाइम्स में अवेल कर सकता है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम वो अवेल नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है बीमारी की दशा में पूर्व आवेदन नहीं, नो प्रायर एप्लीकेशन इन केस ऑफ इलनेस, सेक्शन 79 क्लोज 7। सेक्शन 79 क्लोज 7 उस कंडीशन के बारे में बात करता है कि बीमारी कभी भी ऐसा नहीं है, हमारे नॉलेज में है कि इस दिन मैं बीमार हो जाऊंगा, उस दिन मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं फैक्ट्री या अपने ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तो जिस बीमारी की दशा में आपको पहले से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होती है और यदि आप अपने इस तरह के उपार्जित वेतन अवकाश में से यानी जो एक्रूड आपकी लीव्स हैं या जो हॉलीडेज हैं
उनमें से छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपको प्रायर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती है। सम ऑफ द accrued holidays are availed during sickness days without prior application। आप बिना एप्लीकेशन दिए भी उस लीव को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्लानिंग फॉर लीव्स और हॉलीडेज, छुट्टियों की योजना। अब सब छुट्टियों की योजना कौन बनाएगा? वर्कर बनाएगा छुट्टियों की योजना। छुट्टियों की योजना वर्कर नहीं बनाएगा, उसका मैनेजर या उसका ऑक्यूपायर छुट्टियों की योजना बनाएगा। और उसके बारे में सेक्शन 79 क्लोज 8 आपको ये कहता है कि वर्क में कंटिन्यूटी रखने के लिए छुट्टियों की योजना बनाई जा सकती है। फॉर कंटिन्यूटी ऑफ वर्क अप्रूवल ऑफ हॉलीडेज कैन बी प्लान्ड, ताकि काम में निरंतरता बनी रहे, श्रमिक को ये पता रहे, लेबर को ये पता रहे कब वो छुट्टी ले सकता है, कब वो नहीं ले सकता, कितनी ड्यूरेशन से उसको छुट्टी लेनी चाहिए, एक बार में उसको कितनी छुट्टी मिल सकती है। इस तरह के प्लान बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है छुट्टियों की योजना का प्रदर्शन और नवीनीकरण, डिस्प्ले एंड रिन्यूअल ऑफ हॉलीडेज प्लान, सेक्शन 79 क्लोज 8। ऐसी योजना उसके लागू होने की तिथि से 12 महीनों तक प्रभावशाली रहेगी। यानी यदि प्लान बनाया जाता है हॉलीडेज के लिए या लीव्स के लिए, कोई भी प्लान बनाया जाता है, तो जिस दिन वो लागू होता है उस दिन से जो फर्दर 12 मंथ्स है तब तक वो इफेक्टिव रहेगा। सच अ स्कीम विल रिमेन इफेक्टिव फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। आफ्टर दिस इट कैन बी रिन्यू, और इसके बाद में इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आवेदन अस्वीकार करना, रिजेक्टिंग एप्लीकेशन, सेक्शन 79 क्लोज 10। ये कहता है लीव एप्लीकेशन में बी रिजेक्ट इफ दे डू नॉट कंफर्म टू द प्लान। यदि छुट्टी की एप्लीकेशन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो रिजेक्शन में जा सकती है। यानी यदि आप छुट्टी अवेल करना चाहते हैं तो आपको छुट्टी अप्लाई करने से पहले प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, एंड योर एप्लीकेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द लीव्स प्लान। नेक्स्ट पॉइंट, कार्य मुक्त श्रमिक को जमा छुट्टियों की मजदूरी का भुगतान, पेमेंट ऑफ हॉलीडेज वेजेस डिपॉजिटेड टू अ रिमूव्ड वर्कर। रिमूव्ड वर्कर का मतलब जिसे हटाया जाता है काम से, जिसे मैनेजर हटाता है। अंडर सेक्शन 79 क्लोज 11 कहता है यदि मजदूरी सवैतनिक अवकाश लेने मजदूर को सवैतनिक अवकाश लेने से पहले ही हटा दिया जाता है, यानी किसी वर्कर के हिस्से में इस तरह की छुट्टियां पड़ी हुई हैं और वो छुट्टियां उसने नहीं ली, उसके पहले ही उसे हटा दिया जाता है, तो जितने दिन की छुट्टियां उसके पास पड़ी हुई है उतने के बराबर उसको वेजेस का भुगतान किया जाएगा। यानी a freed or removed worker can get a wages for the accumulated holidays, right? Next, नौकरी छोड़ने वाले श्रमिक को जमा छुट्टियों की मजदूरी। देखिए पीछे वाला जो पॉइंट था और ये पॉइंट आपको लगेगा शायद ये सेम है, लेकिन दोनों अलग है। ऊपर हमने कहा कार्य मुक्त यानी रिमूव्ड वर्कर, यहाँ हम बात कर रहे हैं नौकरी छोड़ने वाला। उधर वो वॉलेंट्रीली छोड़ के नहीं जा रहा है, मैनेजर उसे कह रहा है कि तुम घर जाओ, और यहाँ पर वो खुद नौकरी छोड़ करके जा रहा है। तो इस केस में वर्कर्स हु लीव जॉब कैन गेट वेजेस फॉर एक्यूमुलेटेड हॉलीडेज। दोनों ही केस में सेम ट्रीटमेंट होगा। यदि उसे हटाया जाता है तो भी वह जो बचे हुई छुट्टियां हैं उसका वेजेस लेने के लिए एंटाइटल्ड होगा, और यदि वो खुद नौकरी छोड़ के जाता है या जॉब छोड़ के जाता है तब भी वो बची हुई छुट्टियों का पेमेंट लेने के लिए एंटाइटल्ड माना जाएगा। इफ द वर्कर लीव्स द जॉब ही और सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव हिज अर्न्ड हॉलीडे वेजेस, राइट। नेक्स्ट, सूचना की अवधि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ नोटिस पीरियड। नोटिस किस लिए? कार्य से उसको अलग करना है, उसे हटाना है तो उसे एक नोटिस तो देना ही पड़ेगा। तो कार्य से अलग करने से पहले यदि किसी प्रकार की सूचना या नोटिस जरूरी है तो ऐसी सूचना की अवधि की गणना में जो छुट्टियों के दिनों की सूचना है उनको शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट,
एंड लास्ट पॉइंट, छुट्टियों के समय की मजदूरी की गणना। अब हम बार बार कह रहे हैं उसे मजदूरी का पेमेंट किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा, तो अब हमें पता होना चाहिए कि उस वेजेस का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। वो हमें बताया है सेक्शन 80 में, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड। तो इसमें जो दैनिक औसत आय है यानी मजदूर की जो एवरेज डेली इनकम है वो ऐड होगी, जो उसके भत्ते हैं, महंगाई भत्ता जो डियरनेस अलाउंस है वो ऐड होगा, रियायती दर पर उसे खाना या दूसरी चीजें मिल रही है यानी डिस्काउंटेड फूड और अदर फैसिलिटीज, उन सब की वैल्यू को ऐड किया जाएगा, और बोनस और जो ओवर टाइम वेजेस है उसकी वैल्यू को उसमें से लेस कर दिया जाएगा, और उसके बाद में जो भी रिजल्ट आता है, जितनी भी वेजेस उसकी बनती है उतनी वेजेस का पेमेंट उसको कर दिया जाएगा। तो आज हमने एनुअल लीव विथ वेजेस के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे उसके बारे में बात की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक थैंक यू, बाय बाय।